हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में गाइस मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी का, और ये हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16 होगा, और ये गाइस आपका आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और चैप्टर का नाम है जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, तो जैव विविधता और संरक्षण है चैप्टर का नाम, तो ध्यान से कीजिएगा चैप्टर को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसका नाम ही देख लेते, तो जैव विविधता और संरक्षण। तो यहाँ पर अगर जैव विविधता की बात करें तो आपको देखो सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है। हमारी पृथ्वी पर अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग एरिया में अलग अलग मौसम है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ पर अलग अलग सारी जलवायु दिशा हैं, सारी जलवायु जो दशाएँ हैं, जैसे वर्षा का आना, तापमान, आर्द्रता, नमी, सब कुछ अलग अलग है। और इसी वजह से इन्हीं सभी को क्या माना जाता है, जैव विविधता का आधार माना जाता है। सौर ऊर्जा और जल ये अपक्षय में विविधता लाते हैं, परिणाम स्वरूप जैव विविधता का भी प्रमुख कारण ये बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जीव, जैव विविधता क्या होती है, यानी जीवों की अलग अलग प्रजातियां। देखो, पृथ्वी पर किसी प्रजाति की अगर औसत आयु की बात की जाए ना, तो वो 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है किसी स्पीसीज की, यानी प्रजाति की। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, एक जानवर की बात नहीं कर रही, हम उसकी पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लगभग 99% जो प्रजातियां हैं वो कभी भी पृथ्वी पर रहती थी और आज लुप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर आप कह सकते हो। तो पृथ्वी पर जैव विविधता कभी भी एक जैसी नहीं है। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जैव विविधता किन एरियाज में सबसे अधिक होती है, तो वही उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे आप पोलर एरिया की ओर जाओगे ना, तो जैव विविधता में कमी देखी जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती चली जाती है, पर उनकी विविधता में कमी देखी जाती है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो जिसका अर्थ होता है जीव, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित एरिया में जो जीवों की संख्या है और उनकी विविधता, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। यानी किसी भी एरिया में आपके जो जीव रहते हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या और उनकी अलग अलग प्रजातियों को कहते हैं जैव विविधता। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों से भी, यानी सभी प्रकार के जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, और उनका पारितंत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने तो जैव विविधता की अगर हम बात करें तो ये एक सजीव संपदा है, यानी जीवित जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, और लाखों वर्ष का इतिहास का भी परिणाम माना जाता है जैव विविधता को। इसको 3 लेवल पर समझा जाता है। एक होता है आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजातीय जैव विविधता, और तीसरा पारितंत्रीय जैव विविधता। तो इन तीनों लेवल्स पर इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो आप सबको पता है जीवन के बनने के लिए एक जीन होता है, जीन, और ये जीन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इस जीन को ही, किसी भी जीव के जो जीन है उसी को ही कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक आपका जीव है, उसमें बहुत सारे उसके फिजिकल जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, उसके लक्षण, तो इस प्रकार के जितने भी लोग होंगे उनको क्या कहेंगे भाई, हाँ ये इस प्रजाति के हैं। मानो आनुवांशिक रूप से होमो सैपियन, ये एग्जाम में बहुत आता है, जो मनुष्य है वो किस प्रजाति का है, तो होमो सैपियन प्रजाति से संबंधित है। कद, रंग, अलग बनावट, शारीरिक लक्षण, सब में अलग अलग भिन्नता है, और इसका कारण क्या है, आनुवांशिक विविधता। तो मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है वो इसका कारण क्या होता है, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, उसी की तरह भी आपकी जो प्रजातियां होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी आनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य होती हैं, उनके फलने के लिए, फूलने के लिए। नेक्स्ट आता है स्पाइसीज डाइवर्सिटी, यानी प्रजातीय विविधता। तो इसमें क्या होता है, प्रजातियों के आपको अनेक रूप देखने को मिलते हैं, प्रजातियों की संख्या भी होती है, और इसके साथ साथ प्रजातियों की विविधता, उनकी समृद्धि, प्रजातियों के प्रकार, उनकी बहुलता, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें प्रजातियों के बारे में पता चलता है। और कुछ एरियाज़ में आपकी प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैसे आप
इंडिया में बात करें तो पश्चिमी घाट। तो प्रजातियों की संख्या जहाँ अधिक होगी, प्रजातियों की विविधता अधिक होगी, अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु अधिक देखने को मिलेंगे, तो उस एरिया को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल सिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल के बारे में हम चैप्टर नंबर 15 में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि भाई एक जीव और वो जीव जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं करता है और उसके साथ साथ वो अपने पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसे पारितंत्र कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो पारितंत्रीय विविधता का क्या अर्थ है कि प्रत्येक पारितंत्र में जो भी आपका प्रोसेस करता है कोई भी जीव और उसके आवास स्थानों की जो भिन्नता होती है उसे कहते हैं पारितंत्रीय विविधता। ठीक है, तो इसका परिसीमन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि समुदाय यानी प्रजातियों का जो समूह है और पारितंत्र की ये जो सीमाएं होती है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो पारितंत्र में यहाँ पर एक चीज़ आती है नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर प्रजातियां ख़त्म होती चली जाएंगी तो जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। और प्रकृति की देन है हमें, तो मनुष्य जो मानव समुदाय हैं उन्हें आनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वैज्ञानिक रूप से भी, और आपके पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका। पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती रहती है। कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है, न ही बनी रह सकती है। यानी प्रत्येक जो जीव होता है ना, कहते हैं ना भगवान ने किसी को यहाँ पर पैदा किया है तो किसी न किसी पर्पज से किया है। तो प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। हमने चैप्टर नंबर 15 में अच्छी तरीके से पढ़ा था कैसे एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, दूसरा जीव तीसरे का भोजन बनता है। इस तरीके से एक फूड चैन भी चलती रहती है और इसी में आपके जल और पोषक तत्वों का चक्र भी बना रहता है, कार्बनिक पदार्थ भी और ऊर्जा भी ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है और ये सभी क्रियाएं अगर हम बात करें तो मानव जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में विविधता होगी तो प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगर कोई प्रजाति खत्म होने वाली है पर इकोलॉजिकल सिस्टम ओके है तो वो प्रजाति को हम बचा सकते हैं। बट अगर इकोलॉजिकल सिस्टम ही हमारा फैल होने वाला है तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जिस पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होगी वो पारितंत्र उतना ही अधिक परमानेंट होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा, उतना ही अधिक उसके लंबे बने रहने की आशा की जा सकती है। नेक्स्ट आती है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी इकोलॉजिकल में कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी मनुष्यों के लिए जैव विविधता एक संसाधन के रूप में मान सकते हो, जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी आप कह सकते हो। ठीक है, फसलों की विविधता, जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी आती है ना, फसलों की विविधता। तो जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव विविधता की ये जो आपकी हाइपोथेसिस है, जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। यानी हद से ज़्यादा डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम जीवों के बारे में भी नहीं सोचते और काफ़ी हद तक हम उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। तो खाद्य फसलें, पशु वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि ये कुछ ऐसे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मनुष्य को जैव विविधता से ही उपलब्ध होते हैं। यानी वनों में हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, मछलियाँ और हमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ और खाद्य फसलें और पशु। तो ये सब कुछ हमारे बायोडाइवर्सिटी के ही देन होते हैं। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी वैज्ञानिक में क्या भूमिका रहती है इसकी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीवन का आरंभ कैसे हुआ, भविष्य में हम कैसे रहेंगे, जीवन कैसे चलता है, इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा कैसे है और जो भी हमारी प्रजाति है वो प्रत्येक प्रजाति के लिए क्या भूमिका निभाती है। तो इन्हें हम केवल बायोडाइवर्सिटी से ही समझ सकते हैं। हम सभी तथ्यों को हम सभी को ये तथ्य समझना चाहिए कि स्वयं भी जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है, यानी हद से ज़्यादा किसी एक प्रजाति का शिकार अपने स्वार्थ के लिए, तो ये भी गलत है। तो जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। तो जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का भी अभिन्न अंग है। ठीक है, जैसे अब आप कहते हो ना डायनासोर लुप्त हो गए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो उनके लुप्त होने का मेजर कारण बना कि उनकी पूरी प्रजाति ही फिनिश हो गई, है ना।
नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखो कैसे हुआ ये सब कुछ। तो ये होता है भाई, जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम अधिक से अधिक कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे संसार के विभिन्न भागों में जो भी प्रजातियां हैं और उनके आवास स्थल यानी उनके रहने की जो जगह है उनमें तेज़ी से कमी हुई है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा एरिया है, तो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है। यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है, और इस जो इतनी विशाल जनसंख्या, इसको अपना पेट भरने के लिए संसाधनों का दोहन और वनों का हद से ज़्यादा कटाई और वनों से चीज़ें प्राप्त करनी अत्यधिक हो गई है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले एरिया की बात करें तो पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां यहाँ पाई जाती है, और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जयमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। क्योंकि आप देखो, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं इतनी आ रही है, जंगलों में आग लग रही है, वायुमंडल में जो आपकी गैसेस का लेवल है वो गड़बड़ा गया है, जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ गया है, आपकी आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी प्राणी जात और वनस्पति जात को भी क्षति पहुँचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पक्षियों की संख्या कम हो गई है, ये मोबाइल टावर इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो पक्षी हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपके गाइस हाइड्रोकार्बन है, और आपकी भारू धातु जैसे टॉक्सिक्स, हैवी मेटल्स, संवेदनशील और कमज़ोर जो आपकी छोटी छोटी प्रजातियां होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ये प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन उस तंत्र में तो स्थापित की गई है, जिन्हें विदेशज प्रजातियां भी कहा जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो विदेशज जो प्रजातियां हैं उनके आगमन से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, प्राकृतिक और मूल जैव समुदायों को नुकसान हुआ है। जैसे कुछ जंतु हैं, कुछ दशकों के दौरान आपने देखा भी होगा, बाढ़, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, पक्षियों, उनके सींग, सूंड और खालों के लिए उनका सबका अवैध शिकार किया जाता है, और अब ये लुप्त होने के कगार पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य भी इनके लिए उत्तरदायी है। तो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में डिवाइड किया है। एक आता है संकटापन्न प्रजातियां, यानी एंडेंजर्ड स्पाइसीज। वे प्रजातियां आएंगी जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिनके लुप्त होने का खतरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से ये सूचना प्रकाशित करती है। रेड लिस्ट में जिसका नाम आ जाता है तो समझ लो कि ये प्रजाति आपकी लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। जैसे रेड पांडा है, रेड पांडा ये भी लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, और नेक्स्ट आती है वही सुभेद प्रजातियाँ। तो इसमें वे प्रजातियाँ होती है जो संरक्षित नहीं है, अगर संरक्षित अभी तो वह नहीं है, अगर इन्हें नहीं किया गया तो इनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रही तो भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या कम है और इनका जीवित रहना भी सुनिश्चित नहीं है, यानी अभी इनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है और इनके विलुप्त होने का भविष्य में पूरा खतरा है। नेक्स्ट आता है रेयर स्पाइसीज यानी दुर्लभ प्रजातियाँ। संसार में उन प्रजातियों की संख्या भी बहुत कम है, या ये कह सकते हैं प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित और बड़े एरिया में विरल रूप से बिखरी रही है, तो उन्हें कहेंगे दुर्लभ प्रजातियाँ। ठीक है, केवल कुछ ही एरियाज में हैं और बड़े लेवल पर बिखरी हुई हैं दूर दूर, और इनकी संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण। तो मानव के अस्तित्व के लिए जो जैव विविधता के संरक्षण अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की जो प्रजातियाँ वो संकटापन्न होती है तो पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और मनुष्य का अपना अस्तित्व भी फिर खतरे में पड़ सकता है। तो ये अनिवार्य है कि जो मनुष्य है उसको पर्यावरण मित्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए, यानी पर्यावरण को बचाना चाहिए। ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनानी चाहिए कि दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल हो। ठीक है, और इस तथ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। संरक्षण तभी होगा और लंबे टाइम के लिए जब ही होगा जब हम स्थानीय समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी, यानी हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे, ये सोचे कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ गाइस सन 1992 में क्या हुआ, रियो डी जेनेरो में जैव विविधता के सम्मेलन में एक अर्थ समिट हुआ और भारत सहित 155 देशों के इस पर हस्ताक्षर यानी
साइन किए गए और विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के निम्न तरीके सुझाए गए। तो कौन कौन से तरीके? एक तो जो संकटापन्न प्रजातियां उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे, ठीक है, यानी जो प्रजातियां आपके संकट में हैं, जो प्रजातियां आपकी संकट में हैं उनके लिए प्रयास किया जाएगा। दूसरा, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। तीसरा, खाद्यान्नों की किस्में और चारे संबंधी जो पौधों की किस्में हैं, इमारती लकड़ी के पेड़ है, पशुधन है, जंतु है, अन्य प्रजातियां हैं, उनकी किस्मों को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद प्रजातियों के पलने, बढ़ने और विकसित करने के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान हो और इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों के अनुरूप हो, इनका कोई भी अवैध व्यापार ना किया जाए। तो इस प्रकार से कई नियम या कोई योजनाएं रखी गई जो कि वन्य जीवों के बचाने से रिलेटेड थी। तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आता है, कब लागू हुआ, कब पारित किया गया? तो 1972 में हुआ था। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, आपके पशु विहार स्थापित किए गए, आपके बायोस्फीयर रिजर्व एरिया स्थापित किए गए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये सब कुछ स्थापित किए गए। और इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन भारत भौगोलिक पर्यावरण पुस्तक में किया गया। तो छोड़ो, वह देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उसमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, तो उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। तो और ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 12 है। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत भी आता है इसमें, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इन देशों में आपकी समृद्ध यानी बहुत ज़्यादा महाविविधता के केंद्र हैं। ऐसे एरिया जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। जो पौधे हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं कि ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादकता के रूप में देखे जाते हैं पौधे। और ज़्यादातर अगर हॉटस्पॉट एरिया की बात की जाए तो उनमें जो भी आपकी प्रजाति हैं वो भोजन और जलाने के लिए लकड़ी और कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए भाई मेडागास्कर जो कि आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसमें जो भी कुल पौधे पाए जाते हैं उन जीवों में से जो 85% आपके पौधे और जीव है ना वो संसार में कहीं भी नहीं पाए जाती। मेडागास्कर जो जीव पाए जाते हैं 85% जीव ऐसे हैं प्रतिशत जो कहीं अन्य एरिया में नहीं पाए जाते। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और पशु प्रजातियां मिलती है, हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, तो वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि डेवलपमेंट के लिए असुरक्षित है। तो इस प्रकार हर एरिया की अपनी अलग अलग वेराइटी से अलग अलग खासियत है। अब आप यहाँ पर वर्ल्ड के मैप पर देख सकते हो कहाँ पर आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है। तो देखो भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में देखो ये आ रहा है पश्चिमी घाट, और भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जिसमें उत्तर पूर्वी राज्य आ जाते हैं। तो भारत में ये 2 एरिया हॉटस्पॉट एरिया माने जाते हैं। श्रीलंका में बात करें तो सिंह राजा वन, ठीक है, श्रीलंका में बात करें तो गाइस देखो ये इंडिया के हैं, आपको इंडिया को दिख ही गए होंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट एरिया बता रही हूँ मैं आपको। और श्रीलंका में सिंह राजा वन, ये श्रीलंका में पड़ता है। इंडोनेशिया आ जाता है हॉटस्पॉट एरिया में क्योंकि देखो ये 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया, 0 डिग्री जो कि आपके जैव विविधता वाले अधिक जैव विविधता वाले एरिया। फिलीपींस आइलैंड भी आता है इसमें, और उत्तरी बोर्नियो जो कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है तो उसका उत्तरी बोर्नियो वाला पार्ट भी आता है। मलेशिया भी आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गाइस क्वींसलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड आता है। और ये रहा वो मेडागास्कर जहाँ पर 85% ऐसी प्रजातियां देखने को मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलते, ऐसे जीव जंतु हैं यहाँ पर। तो पूर्वी मेडागास्कर आता है इसमें इंपॉर्टेंट। और अफ्रीका की बात करें तो गाइस अफ्रीका में आता है एक तो पूर्वी चाप पर्वत जिसे किलिमंजारो पर्वत और केन्या पर्वत के आसपास वाला एरिया, और दूसरी एक कंट्री आती है तंजानिया, ठीक है। ये तंजानिया कंट्री भी यहीं पर पड़ती है। ये तो है ऊपरी गिनी तट, ये है आपका ऊपरी गिनी तट, ये ऊपरी गिनी तट, ये तंजानिया, ठीक है। ये दोनों एरिया पड़ते हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है
नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये एक्चुअली मध्य अमेरिका ही पड़ जाता है। तो सेंट्रल अमेरिका के, मध्य अमेरिका का उच्च भूमि क्षेत्र और मध्य अमेरिका का निम्न भूमि एरिया। और आपकी दक्षिण अमेरिका में बात करें गाइस तो दक्षिण अमेरिका में एक तो ये आ जाता है अटलांटिक वन, ब्राज़ील वन जिसे कहते हैं। दूसरा ये एंडीज माउंटेन का पार्ट है, ये आ जाता है जैव विविधता में। और पश्चिमी एक्वाडोर और कोलंबिया आ जाता है, और यही आते हैं तीनों आपके साउथ अमेरिका में। तो गाइस ये थे आपके जैव विविधता वाले एरिया वर्ल्ड के अंदर। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, तो ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ एशिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं। तो ऑप्शन में आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सिंह राजा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, उत्तरी बोर्निया, तो इनमें से कुछ भी मिल सकता है। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं तो हमारे अटलांटिक वन, पश्चिमी कोलंबिया, आपका एंडीज माउंटेन ये आ जाएगा। और सेंट्रल माउंटेन के आ जाएंगे, सेंट्रल अमेरिका के पार्ट आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपके अफ्रीका की बात करें तो तंजानिया और ऊपरी गिनी वन आ जाएंगे, मेडागास्कर पड़ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्वींसलैंड आ जाएगा। और उसके साथ साथ मेलानेशिया भी आ जाता है, ये न्यू कैलेडोनिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है कुछ, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे और प्राणी, ये सभी जीवधारी। तो गाइस सभी जीवों के लिए ही इंपॉर्टेंट है जैव विविधता, किसी एक के लिए नहीं। निम्न में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है जो दूसरों पर को सुरक्षा दे, असुरक्षा दे? बाघ और शेर, जिनकी संख्या अत्यधिक हो, या जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा। तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा वो आपकी असुरक्षित प्रजातियां हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज निम्न में से किसके लिए बनाए गए? मनोरंजन, शिकार, पालतू जीवों के लिए, संरक्षण के लिए। तो गाइस ये संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र। तो गाइस वही रहेगा 0 डिग्री के आसपास वाला आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? यूके में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में, चीन में। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो आपका ब्राज़ील में पड़ता है, तो राइट आंसर इज ब्राज़ील। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर के। तो यहाँ पर आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी मेरे चैनल पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं कंप्लीट और डिटेल से, और डिटेल पढ़ा है हमने हर चैप्टर का। तो गाइस यहाँ पर 16 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ गाइस अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और आपके नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।